दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ जेम्स हेडली चेज की द वर्ल्ड इन माई पॉकेट का छठा भाग। अगर आपने पिछले भाग नहीं सुने तो चैनल में जाके सुन लीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शुक्रवार की सुबह 6 बजे जीपो उठ चुका था और खिड़की के पास खड़ा पहाड़ों के पीछे से उगते सूरज को देख रहा था। वो अगले कुछ घंटों में अंजाम दिए जाने वाले काम के बारे में ही सोच रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। क्या वो उस बेहद मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से करिश्माई काबिलियत ट्रक का लॉक सिस्टम खोल भी लेगा? और अगर नहीं खुला तो? यकायक उभरे इस ख्याल ने उसे आतंकित कर दिया। वो जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो उसे मॉर्गन के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। जीपो ने यूं ही नर्वस हालत में अपना मुंह धोया और शेव करने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे और यूं शेव करते हुए उसके गाल कई जगह पर कटे। शेव करके वो क्रॉस पर लटके ईसा मसीह के चित्र के सामने पहुंचा। उसने बहुत कोशिश की मगर उसे प्रार्थना याद नहीं आई। वो बस इतना कह सका, हे परम पिता परमेश्वर, मुझे माफ करना। दूसरी तरफ शहर के बाहरी हिस्से पर स्थित एक इमारत के कमरे में किटसन कॉफी गर्म कर रहा था। वो डरा हुआ था। पिछली सारी रात उसने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए काटी थी। कई बार उसका दिल चाहा कि इस सारे मामले को छोड़कर इस शहर से कहीं दूर भाग जाए, लेकिन फिर जिनी के साथ 2 रातें गुजारने का मोह उसे छोड़ नहीं सका था। कहीं किसी और जगह एक अन्य कमरे में खिड़की के समीप बैठा मॉर्गन सिगरेट के धीमे धीमे कश ले रहा था। उसकी मौजूदा हालत जंग के उस कर्नल की तरह थी जिसे हार जीत के नतीजे की परवाह किए बगैर युद्ध आरंभ करना था। हालांकि वो अपनी तैयारियों से पूरी तरह से संतुष्ट था, लेकिन फिर मुकम्मल कामयाबी तो इस बात पर थी कि सभी लोग अपने अपने हिस्से में आए काम को कामयाबी से अंजाम दे सकें। शहर के एक और भाग में अपने 2 कमरे वाले फ्लैट में ब्लैक बिस्तर पर पड़ा छत को ताकता हुआ गंभीर ख्यालों में खोया हुआ था। वो सोच रहा था कि गार्ड की हत्या करने के बाद उसे कैसा महसूस होगा, लेकिन मौजूदा हालात में हत्या जरूरी थी, वरना उनकी पूरी योजना का फ्लॉप होना तय था। वो इस हकीकत को अपने दिमाग में उतार चुका था कि गार्ड की हत्या करना जरूरी था। अब ये उसके काम का हिस्सा था। वो जानता था कि इसके बाद बाकी की पूरी जिंदगी उसके दिलो दिमाग पर एक हत्या करने का बोझ छाया रहेगा। उसे हर वक्त पुलिस का डर सताता रहेगा। आखिरकार वो उठा। उसने विस्की का एक तगड़ा पैक बनाया और फिर धीरे धीरे उसकी चुस्की मारने लगा। वो अपनी बेचैनी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ शहर के बाहरी भाग में ही एक पुरानी इमारत के टॉप फ्लोर पर स्थित एक छोटे से कमरे में जिनी ने अपनी तमाम चीजें सूटकेस में पैक करके अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। 7 बजने में अभी 20 मिनट बाकी थे। उसे अभी आधा घंटे बाद जीपो के वर्कशॉप की ओर रवाना होना था। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई और नीचे तंग गंदी सड़क को देखने लगी। अगर उसकी किस्मत ने उसे धोखा ना दिया तो वो अपनी मौजूदा इस बेकार की नरक जैसी जिंदगी से छुटकारा पा सकेगी। उसके पास $2 लाख होंगे जिनसे वो न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में अपनी बाकी की जिंदगी ठाट बाट से गुजार सकेगी। उसे हर वो भौतिक सुख सुविधा हासिल होगी जिनके उसने हमेशा ख्वाब ही देखे थे, बशर्ते तकदीर उसे दगा ना दे। उसे मॉर्गन पर भरोसा था। उसे मॉर्गन का कहा वो डायलॉग दुनिया तुम्हारी जेब में बेहद पसंद आया था। ट्रक डकैती को पूरी तरह से अंजाम देने की काबिलियत केवल मॉर्गन में ही थी। मॉर्गन के अतिरिक्त बाकी लोगों के बारे में सोचते ही उसका मुंह बन गया। जीपो पर बहुत कुछ निर्भर था और उसका नर्वस होना जिनी को भी नर्वस कर दे रहा था। जिनी चिंतित थी, वैसे उसे यकीन था कि मॉर्गन जीपो को बराबर संभाल लेगा। ब्लैक फसादी था, वो फसाद करना ही जानता था। जिनी जानती थी कि उससे सावधान रहना होगा। फिर उसे किटसन का ख्याल आया। ये साफ था कि किटसन जिनी को चाहता था। जिनी को याद था कि कैरावैन खरीदने के लिए मॉर्लोप जाते वक्त किटसन उसे खुश करने की बेहद कोशिश कर रहा था। जिनी को एहसास था कि एक बार रकम हाथ में आने की देर थी
तो सब उससे उसका वो हिस्सा छीनने की कोशिश जरूर करेंगे। इस हिसाब से किटसन का साथ उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता था। किटसन भरोसेमंद था, उस पर फिदा था और उसे वो बेहद आसानी से हैंडल भी कर सकती थी। फिर 20 साल की लड़की का यूं इस कदर दौलतमंद होना शक का कारण बन सकता था। अगर किटसन साथ रहेगा तो दोनों के पास मिलाकर $4 लाख होंगे और यूं उन पर शक किया जाना मुश्किल होगा। जिनी ने तय किया कि वो इस बारे में विस्तार से मंथन करेगी। जीपो के वर्कशॉप में मॉर्गन सबसे पहले पहुंचा। उसने ठीक 7:50 पर जीपो की वर्कशॉप के बाहर अपनी ब्यूक रोकी। पिछले कुछ दिनों में उसने ब्लैक और जीपो के साथ अपनी इस कार पर खासी मेहनत की थी। उन्हें अब यकीन था कि वो उनके काम के लिहाज से बिल्कुल तैयार थी। फिर मॉर्गन ने उसका एक फाइनल ट्राई भी लिया था। कैरावैन में लदे ट्रक को खींचने के लिए एकदम परफेक्ट थी। वर्कशॉप के भीतर प्रवेश करने पर उसने जीपो को कार्डबोर्ड में रखे औजारों को चेक करता पाया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, सांसें भारी थी, हाथ कांप रहे थे। जीपो की उस नर्वसनेस के लिए उसे दोष देना व्यर्थ था, लेकिन फिर उसका पुनः सामान्य होना भी बेहद जरूरी था। मॉर्गन ने जीपो से पूछा, हे जीपो, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूं, बस आज गर्मी कुछ तेज है। तभी जिनी ने पिकनिक बास्केट और अपने सूटकेस सहित वहां प्रवेश किया। मॉर्गन ने नोट किया कि मेकअप के बावजूद जिनी का चेहरा भी पीला पड़ रहा था। उसकी आंखों के नीचे झाइयां सी थी। जरूर वो पिछली रात सो नहीं पाई थी। मॉर्गन ने जिनी से पूछा, परेशान हो? जिनी ने इनकार में सिर हिलाया। फिर ब्लैक आ गया। उसका चेहरा तमतमा रहा था, उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी। उसे उस समय यूं देखकर मॉर्गन को बड़ी बेचैनी हुई। फिर किटसन भी आ गया। वो भी नर्वस लग रहा था, लेकिन ब्लैक और जीपो की अपेक्षा उसे खुद पर काबू पाए देखकर मॉर्गन को एक सुखद हैरानी हुई। अब 7:58 हो चुके थे। मॉर्गन को उन्हें पूरा प्लान एक बार फिर दोहराने की कोई तुक नजर नहीं आई। तो फिर ठीक है दोस्तों, आओ चलें। तुम तीनों कैरावैन बाहर निकालो और जिनी तुम अपनी स्पोर्ट्स कार में एजेंसी पहुंचो। जिनी अपनी स्पोर्ट्स कार की ओर बढ़ी तो मॉर्गन उसके साथ कार के नजदीक पहुंचा। वो कार में सवार हुई तो बेहद शांत और नियंत्रित लग रही थी। मॉर्गन ने उसकी मन ही मन तारीफ की और बोला, गुड लक जिनी। सेम टू यू कहकर जिनी ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी और 5 मिनट बाद कैरावैन को खींचती हुई ब्यूक कार बाहर निकली। मॉर्गन और ब्लैक कैरावैन के भीतर फर्श पर बैठे थे और किटसन ड्राइवर की सीट पर बैठा था। जीपो ने अपनी वर्कशॉप का प्रवेश द्वार बंद किया और उसमें ताला लगा दिया और उस पर एक बड़ा सा साइन बोर्ड टांग दिया जिसमें लिखा था, क्लोज्ड फॉर समर वैकेशंस। अचानक से जीपो को यूं लगा कि वो कभी अपनी उस वर्कशॉप में वापस नहीं लौट सकेगा। उसे हालांकि उस वर्कशॉप से कोई खास आमदनी नहीं होती थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के 15 साल वहां गुजारे थे और उसे उस जगह से एक गहरा लगाव सा हो गया था। कैरावैन की ओर बढ़ते हुए उसकी आंखें नम थी। ब्लैक ने खींचकर उससे पूछा, क्या हुआ कारीगर के बच्चे, रो क्यों रहा है भाई? बको मत। मॉर्गन ने जीपो के लिए जगह बनाते हुए ब्लैक को डांटा। फिर जीपो के कंधे पर हाथ रखकर उसने जीपो से पूछा, उदास क्यों होते हो जीपो? दुनिया की तमाम खुशियां, तमाम सहूलियतें तुम्हें हासिल होने वाली हैं। वे सभी चीजें जिन्हें हर कोई पाने का ख्वाब देखता है। जरा सोचो, $2 लाख की रकम से तुम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते? जीपो जबरन मुस्कुराया। अब हम कामयाब होंगे ना मॉर्गन? बेशक कामयाब होंगे, इसमें कोई शक नहीं। कैरावैन ब्यूक से बंधी हुई आगे बढ़ चली। अंदर बैठे तीनों अब शांत थे और आने वाले पलों का सामना करने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रहे थे। इधर कैरावैन आगे बढ़ता हुआ जब तक संकरे रास्ते की ओर जाती कच्ची सड़क पर पहुंचा, भीतर मौजूद तीनों आदमियों का गर्मी के मारे बुरा हाल था। पूरा सफर उनकी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही बुरा था। फिर पूर्व निर्धारित जगह पर जीपो को उसके डायवर्जन बोर्ड सहित नीचे उतार दिया गया। जीपो को बड़ी राहत महसूस हुई
गर्मी से भी और इस ख्याल से भी कि उसे उनके उस पूरे खतरनाक प्लान का अब हिस्सा नहीं बनना। अब वो उस ट्रक के लूटने के बाद ही उनके साथ शामिल होगा। ट्रक आगे बढ़ा और ब्लैक ने कहा, अगर उस मिस्त्री की औलाद ने वो ट्रक नहीं खोला तो मैं उसके जिस्म के कई झरोके खोल दूंगा। तुम जीपो को भूलकर अपने हिस्से के काम पर ध्यान दो, मॉर्गन ने सर्द लहजे में कहा। तुम्हारा निशाना चूकना नहीं चाहिए ब्लैक। फिर मॉर्गन ने उसकी ओर राइफल बढ़ा दी। ब्लैक ने राइफल थामते हुए पूछा, टोकरी में स्कॉच की बोतलें हैं, क्या मैं उसमें से एक घूंट लगा लूं? नहीं, पहले अपना काम पूरा करो, जश्न महफिल उसके बाद। कैरावैन की गति धीमी पड़ने लगी, फिर वो धीमा होता होता रुक गया। कुछ क्षणों बाद किटसन ने पिछला दरवाजा खोला। वे चट्टानों के पास उस संकरे रास्ते पर पहुंच गए। ब्लैक राइफल और मॉर्गन 45 बोर की रिवॉल्वर थामे कैरावैन से नीचे उतर आए। तुम्हें याद है ना किटसन कि आगे क्या करना है? मॉर्गन ने किटसन से कहा। ध्यान रखना और मेरी सीटी की आवाज सुनते ही यहां आ पहुंचना। किटसन ने हां में सिर हिलाकर सहमति दी। मॉर्गन ने कैरावैन से लोहे के 2 मजबूत सरिये बाहर निकाले और उनमें से एक ब्लैक को थमा दिया। किटसन कैरावैन लेकर वहां से चला गया। मॉर्गन इस पूरे इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो चुका था। उसने उस स्थान की ओर संकेत किया जिधर ब्लैक ने जाकर लेटना था। खुद मॉर्गन की ब्लैक से कोई 6 गज की दूरी पर पोजीशन थी। फिर दोनों आदमी अपने अपने निर्धारित स्थानों पर लेटकर सड़क पर निगाहें गड़ाए रहे। दोनों झाड़ियों में बिल्कुल छिप गए थे, लेकिन खुद उन्हें सामने सड़क एकदम साफ दिखाई दे रही थी। तेज गर्मी थी। ब्लैक को पसीना आने लगा, उसका गला सूखने लगा। वो बेचैनी महसूस कर रहा था। उसे उस वक्त विस्की पीने की तीव्र इच्छा हुई। अपने फ्लैट पर उसने जो 3 तगड़े पैक पिए थे, उसका असर अब खत्म हो रहा था। सब ठीक है? मॉर्गन ने ऊंची आवाज में पूछा। अब हां, सब ठीक है, ब्लैक ने राइफल सेट कर उसे एक तरफ रखते हुए जवाब दिया। मॉर्गन ने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। 11 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे। ट्रक ने करीब 11:30 बजे वहां प्रकट होना था और इस तरह उनकी योजना के हिसाब से जिनी ने वहां 15 मिनट बाद आ पहुंचना था। मॉर्गन ने एक सिगरेट निकालकर सुलगा ली। उसे सिगरेट पीता देखकर ब्लैक ने भी एक सिगरेट सुलगाई। उसके हाथ कांप रहे थे और धड़कनें तेजी से चल रही थी। करीब 5 मिनट बाद मॉर्गन यकायक चौकन्ना हो उठा। कार के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। ब्लैक ने खड़ा होकर दूर निगाह डालनी चाहिए तो मॉर्गन ने उसे तुरंत टोका। चुपचाप पड़े रहो बेवकूफ, वो जिनी की कार नहीं हो सकती। ब्लैक बिना कुछ बोले चुपचाप पड़ा रहा। कुछ क्षणों बाद डाक विभाग से संबंधित एक वैन उनके आगे से गुजर गई। दोनों इंतजार करते रहे। 11:15 हो चुके थे। अब तक जिनी की कार को वहां आ पहुंचना था, मगर 11:20 तक जिनी की कार वहां नहीं पहुंची थी। जिनी के आने के कोई आसार नजर नहीं आए तो मॉर्गन का धीरज भी चुकने लगा। वो आशंकित हो उठा। क्या जिनी के साथ कोई दुर्घटना घट गई थी या शायद वो घबरा कर भाग खड़ी हुई थी? अभी तक आई क्यों नहीं? मॉर्गन, जिनी अभी तक आई क्यों नहीं? ब्लैक ने व्याकुलतापूर्वक पूछा। शायद ट्रैफिक में फंस गई होगी, मॉर्गन ने कहा। मान लो अगर ड्राइवर ने उसे ओवरटेक ही ना करने दिया तो? ब्लैक ने बेचैनी से पूछा। मॉर्गन बोला, तो कुछ नहीं, हमें तब अगली बार कोशिश करनी होगी। फिर यकायक मॉर्गन खामोश हो गया। उसे तेजी से आती एक कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। खामोश, वो आ रही है, मॉर्गन ने कहा। अगले कुछ क्षणों बाद उन्हें सामने से आती आंधी तूफानों की रफ्तार से बढ़ती स्पोर्ट्स कार दिखाई दी। वो आ रही है, ब्लैक खड़ा होकर उत्तेजित स्वर में बोला। अब मॉर्गन भी खड़ा हो गया था और उसी दिशा में देख रहा था। लगता है ट्रक उससे कुछ ज्यादा पीछे नहीं है, लोहे के सरिये संभाल लो, कहकर मॉर्गन ने एक जेब से कपड़े की लंबी पट्टी और दूसरी जेब से पेट्रोल की बोतल निकाल ली। फिर जिनी की कार उस सड़क के संकरे मोड़ पर प्रकट हुई। मॉर्गन ने हाथ हिलाकर उस जगह की ओर इशारा किया जिधर वो कार को रुकवाना चाहता था। जिनी ने सड़क के सिरे पर अपनी कार रोकी और कार से नीचे कूदी।
उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। आंखों में उत्तेजना और क्रोध के मिले जुले भाव थे। बड़ी मुश्किल से ओवरटेक कर पाई हूं, जल्दी करो, वो लगभग चिल्लाती हुई बोली। वो ट्रक ज्यादा पीछे नहीं है, जल्द ही यहां आ पहुंचेगा। उसने कार के डैशबोर्ड में से एक रिवॉल्वर निकाली और कार में ही मौजूद खून से भरी हुई एक कनस्तरी उठा ली। फिर उसने पूछा, बताओ कहां लेटना है? मॉर्गन ने उसे सड़क के एक स्थान की ओर संकेत किया। जिनी वहां लपक कर पहुंची और खून बिखेरने लगी। इधर मॉर्गन और ब्लैक ने सरिये की सहायता से कार को पलटकर सड़क के उसी सिरे में खाई की ओर धकेल दिया। ये सरिये संभालो ब्लैक और वापस झाड़ियों में पहुंचो, मॉर्गन कार के पेट्रोल टैंक का ढक्कन खोलता हुआ बोला। ब्लैक आदेश अनुसार तेजी से लपका। इधर जिनी अपनी बाईं बांह और स्कर्ट पर खून छिड़क रही थी। मॉर्गन ने कपड़े की पट्टी को पेट्रोल से भिगोया और उस पट्टी का एक सिरा पेट्रोल टैंक में घुसेड़ दिया और दूसरा सिरा सड़क पर कोई 6 फुट दूर रख दिया। वो आ रहे हैं, ब्लैक चिल्लाया, जल्दी करो। मॉर्गन ने जिनी की ओर निगाह डाली। वो सड़क के बिल्कुल मध्य में खून से लथपथ औंधी पड़ी थी। मॉर्गन बोला, रिवॉल्वर तैयार रखना लड़की, और घबराना मत। और उसने माचिस की तीली जलाकर कपड़े की पट्टी के सिरे पर डाल दी। फिर यकायक उसे महसूस हुआ कि कार और जिनी में कोई ज्यादा फासला नहीं था और यूं जलती कार की तेज लपटें उसे वहां लेटे लेटे ही झुलसा सकती थी। मगर अब वक्त बहुत कम था और इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। जल्दी आओ मॉर्गन, इधर ब्लैक चिल्लाया। पट्टी को जलाती हुई आग तेजी से पेट्रोल टैंक की ओर लपकी। मॉर्गन भागता हुआ अपने स्थान पर पहुंचा। आग जैसे ही पेट्रोल टैंक तक पहुंची, उसमें एक धमाका हुआ। बेहद गर्म हवा का एक तेज झोंका मॉर्गन के जिस्म से टकराया तो उसने एक सिसकारी सी भरी। आग की लपटें सड़क तक फैल गई थी। मॉर्गन, वो जल जाएगी, ब्लैक ने गर्मी से बचाव के लिए अपने हाथों से अपने चेहरे को ढकते हुए कहा। तभी मॉर्गन को सड़क पर वहां आता ट्रक दिखाई दिया। ये लो, वो आ गए। ब्लैक ने राइफल उठाकर खुद को अगले एक्शन के लिए तैयार किया। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे और राइफल अभी भी स्थिर नहीं थी। तब तक भड़की हुई आग बुझ चुकी थी और धुआं घटने लगा था। जिनी सड़क पर बेजान पड़ी थी। सारा दृश्य बिल्कुल वास्तविक एक्सीडेंट की तरह दिखाई दे रहा था। जिनी किसी मुर्दे की तरह लेटी पड़ी थी। उसकी बाहें और स्कर्ट खून से लथपथ थे। लंबी टांगें फैली हुई थी और नजदीक में जलती कार उस स्थान पर घटित हुई उस भयंकर दुर्घटना की गवाह थी। मॉर्गन को अब पछतावा हो रहा था कि उसने उस कार को क्यों नहीं थोड़ा दूर पलटा, क्योंकि उसमें जलती आग से मॉर्गन झुलस रहा था। उसको तेज गर्मी महसूस हो रही थी और जिनी तो कार के और भी ज्यादा नजदीक थी, तो सोचो उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। लेकिन फिर भी जिनी बिल्कुल बेजान पड़ी थी। वो अपने हिस्से के काम को बाखूबी निभा रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे वो आग परेशान कर रही थी। आगे बढ़ता ट्रक संकरे भाग पर आ पहुंचा। मॉर्गन की उंगलियां उसके रिवॉल्वर के मुठ पर कस गई। ड्राइवर और गार्ड उसे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। जलती कार और सड़क पर घायल पड़ी लड़की को देखकर उनके चेहरे के भावों में परिवर्तन हुआ। ड्राइवर ने ट्रक की स्पीड घटाई और आखिरकार उसे जिनी से करीब 5 गज के फासले पर रोक लिया। अब मॉर्गन को ड्राइवर और गार्ड के अगले कदम की चिंता थी। उनकी सारी योजना और उसकी कामयाबी का सारा दारोमदार अब उस गार्ड और ड्राइवर के अगले कदम पर ही निर्भर था। गार्ड बाहर झांक कर देख रहा था। ड्राइवर ने ट्रक को न्यूट्रल गियर में डाल दिया था। फिर मॉर्गन ने ट्रक के साइड की दोनों खिड़कियां खुलती देखकर राहत महसूस की। ड्राइवर और गार्ड ट्रक में से ही जिनी को घूर रहे थे। फिर ड्राइवर ने गार्ड से कुछ कहा तो उसने प्रतिक्रिया में सिर हिलाया। मॉर्गन ने देखा कि गार्ड ने माइक्रोफोन थाम लिया था। वो आशंकित हो उठा। जिनी अभी भी बेजान पड़ी थी। मॉर्गन ने मन ही मन उसकी हिम्मत की दाद दी। मॉर्गन गार्ड को माइक्रोफोन इस्तेमाल करते देख रहा था, लेकिन वो बोल क्या रहा था ये मॉर्गन को सुनाई नहीं दिया। बावजूद इसके मॉर्गन को समझते देर न लगी कि गार्ड एजेंसी को वहां मौजूद नज़ारे की जानकारी दे रहा था।
इसका सीधा सा मतलब ये भी था कि ट्रक को कब्जे में करके उन्हें जितना जल्दी हो सके वो जगह छोड़नी होगी, क्योंकि ट्रक से संपर्क टूटते ही एजेंसी को गड़बड़ी का आभास हो जाता और आगे इस बारे में पुलिस को सूचना दे दी जाती। गार्ड ने माइक्रोफोन नीचे रखा, ड्राइवर से कुछ कहा और अपनी ओर का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। ड्राइवर वहीं बैठा सामने की ओर देखता रहा। मॉर्गन अपनी वर्तमान स्थिति में ब्लैक को नहीं देख पा रहा था। ब्लैक ने जिनी की ओर बढ़ते गार्ड पर राइफल से निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ इस कदर कांप रहे थे कि उसे राइफल को स्थिर रखने में बेहद मशक्कत करनी पड़ रही थी। वो डरा हुआ था। उधर घटनास्थल पर तेजी से चलता हुआ गार्ड अब जिनी से करीब 10 फुट की दूरी पर था और ब्लैक जानता था कि मॉर्गन अब किसी भी क्षण अपने स्थान से बाहर निकलकर ड्राइवर की ओर बढ़ेगा, लेकिन खुद ब्लैक इतना डरा हुआ था कि राइफल को स्थिर नहीं रख पा रहा था। फिर ब्लैक ने झाड़ियों में सरसराहट सुनी और अगले ही क्षण उसने मॉर्गन को सड़क पर प्रकट होते देखा। फिर उसने ऐसा काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने गार्ड पर से अपनी नजरें हटाई और दाईं ओर देखा। मॉर्गन रिवॉल्वर हाथ में लिए दबे पांव तेजी से ट्रक की ड्राइवर की ओर वाली खिड़की की तरफ बढ़ रहा था। इधर गार्ड अब जिनी पर झुका हुआ था, लेकिन उसने जिनी को छूने की कोई कोशिश नहीं की। शायद उसे इस पूरे घटनाक्रम से किसी गड़बड़ी का एहसास हो गया था। फिर उसने यकायक पीछे पलट कर देखा। मॉर्गन अब तक खिड़की के पास पहुंचकर ड्राइवर पर रिवॉल्वर तान चुका था और ड्राइवर स्तब्ध बैठा अचानक उभरे मॉर्गन को आश्चर्य से देख रहा था। फिर जिनी उठ बैठी। गार्ड फौरन जिनी की तरफ पलटा और उसने अकल्पनीय तेजी से जिनी के रिवॉल्वर वाले हाथ पर झपट्टा मारा। इसी के साथ उसने बाएं हाथ से जिनी के चेहरे पर एक जोरदार प्रहार किया और जिनी वापस जमीन में गिर पड़ी। फिर जैसे इतना काफी ना हो, दाएं हाथ से गार्ड ने अपने हॉल्स्टर में से रिवॉल्वर बरामद कर ली। सब कुछ पलक झपकने की तेज गति से हो गया था। ये सब होता देख रहे ब्लैक ने कांपती उंगलियों से ट्रिगर को दबाया तो राइफल की गोली गार्ड को जा लगने की बजाय उसके सिर के ऊपर से होकर गुजर गई। गोली की आवाज को सुनते ही ड्राइवर ने डैशबोर्ड पर लगे तीनों स्विचों को दबाने की कोशिश की। मॉर्गन ने तुरंत उसके चेहरे पर फायर झोंक दिया। इधर गार्ड ने मॉर्गन की ओर अपनी रिवॉल्वर घुमा ली। जैसे ही उसने गोली चलाई, गार्ड के प्रहार से हैरान जिनी ने उसके हाथ पर हाथ मारकर निशाना बिगाड़ने की कोशिश की, मगर पूरी तरह कामयाब ना हो सकी। मॉर्गन को यूं लगा कि मानो लोहे की तेज दहकती सलाख उसकी पसलियों से होकर गुजर गई हो। आघात इतना तीव्र था कि वो लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर पड़ा। उसने अपने आप को संभाला और गार्ड की दिशा में फायर किया। इधर जिनी अब गार्ड से बकायदा हाथापाई कर रही थी। मॉर्गन की चलाई गोली सीधे गार्ड के माथे पर जा घुसी, जिसके नतीजे वो कटे हुए पेड़ के समान धड़ाम से नीचे मौजूद जिनी के ऊपर ढेर हो गया। जिनी ने गार्ड के मृत शरीर को अपने ऊपर से हटाया और मॉर्गन की ओर निगाह डाली। दर्द से बिलबिलाता, अपने होंठ काटता मॉर्गन धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। ठीक तभी मरते हुए ड्राइवर ने हौसलामंदी का नायाब प्रदर्शन करते हुए हाथ बढ़ाकर एक बटन दबा दिया और यूं अगले ही क्षण ट्रक की खिड़कियां और विंडशील्ड पर धातु की मजबूत चादरें आ गिरी। ट्रक अब फौलाद का एक बेहद मजबूत बक्सा बन चुका था। फिर मॉर्गन ने ड्राइवर की कराहट और उसके शरीर के सीट से नीचे गिरने की आवाज को सुना। ट्रक के भीतर मौजूद ड्राइवर मर चुका था, लेकिन मरने से पहले वो अपना फर्ज बखूबी निभा गया था। हांफता हुआ मॉर्गन निराश खड़ा रहा। ब्लैक राइफल थामे भागता हुआ झाड़ियों से बाहर निकला। उसके होश उड़े हुए थे। उसे देखकर मॉर्गन गुस्से से गुर्राया। हरामजादे, जी तो चाहता है कि तुझे भी गोली मार दूं। ब्लैक ने राइफल एक ओर फेंकी और मॉर्गन से गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी मॉर्गन, लेकिन पहले तो निशाना चूक गया और दूसरी बार ट्रिगर जाम हो गया। मॉर्गन के जख्म से खून बराबर बह रहा था। जिनी लड़खड़ाती हुई उन दोनों के नजदीक पहुंची। जलती कार की तेज तपिश ने उसका चेहरा सुर्ख कर दिया था और बाल बिखर गए थे। उसने मॉर्गन से पूछा, क्या घाव गहरा है? नहीं, मॉर्गन ने जवाब दिया। वो बेहद कमजोरी महसूस कर रहा था।
उसने अपनी सीटी जिनी को थमा दी, जिस सीटी से किटसन को सिग्नल देना था। यह सीटी बजाकर किटसन को यहां बुलाओ, मॉर्गन ने कहा और ट्रक का सहारा लेकर खड़ा हो गया। जिनी ने जोर से सीटी बजाई। फिर उसने मॉर्गन से पूछा, ड्राइवर, उसका क्या हुआ? मैंने उसे गोली मार दी, लेकिन फिर भी ना जाने कैसे वो बटन दबाने में कामयाब हो गया था। लेकिन शायद वो मर चुका है। मैंने उसके सीट से नीचे गिरने की आवाज सुनी थी। ब्लैक असहाय सा खड़ा मॉर्गन को देख रहा था। वो बोला, अब मॉर्गन, तुम्हारे जख्मों से खून बह रहा है। मॉर्गन गुर्राया, दफा हो कमीने, तेरी वजह से सब गड़बड़ हो गई। अब हम फंस चुके हैं। जिनी ने तेज स्वर में कहा, नहीं, हमारे पास अभी भी मौका है। मैं तुम्हारा खून बहना रोकती हूं। और जिनी ने उसका कोट और कमीज उतार दी। आतंकित ब्लैक चुपचाप खड़ा था। मॉर्गन उस पर गुर्राया, अब यूं खड़ा मत रह कमीने, जाकर गार्ड की लाश हटा। अपने आप पर शर्मिंदा होता ब्लैक तुरंत आगे बढ़ गया। जिनी ने मॉर्गन के जख्म का निरीक्षण किया तो उसे यह जानकर थोड़ी तसल्ली हुई कि पसलियां सही सलामत थी, लेकिन खून बहने की रफ्तार बहुत तेज थी। जिनी ने अपनी खूब लंबी स्कर्ट से पूरी गोलाई में एक लंबी चौड़ी पट्टी फाड़ ली। उसने मॉर्गन की कमीज को पैड की शक्ल में उसके जख्म पर रखा और पट्टी से कसकर बांध दिया। जिनी बोली, फिलहाल यही मुमकिन है। आगे कैंप में पहुंचकर हम सही डॉक्टरी इलाज का इंतजाम कर लेंगे। मॉर्गन धीरे धीरे उठा और उसने अपना कोट पहन लिया और बोला, मैं ठीक हूं, लेकिन अब ट्रक को कैरावैन में नहीं चढ़ाया जा सकता और हम यहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। तभी कैरावैन सहित ब्यूक कार वहां आन पहुंची। किटसन कार से नीचे उतरा तो उसकी निगाह पहले ट्रक और फिर मॉर्गन पर पड़ी। इधर ब्लैक भी गार्ड की लाश को झाड़ियों में फेंक आया था। किटसन ने घबराते हुए स्वर में पूछा, क्या हो गया? मुझे गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी थी। मॉर्गन ने कहा, हम फंस गए, हमें फौरन यहां से भागना पड़ेगा। ठहरो, जिनी ने कहा, ब्यूक कार से धकेलकर हम ट्रक को कैरावैन के भीतर चढ़ा सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए, आओ चलो। मॉर्गन को लगा कि यह आइडिया एकदम सही है। उसने किटसन से कहा, किटसन, जिनी ठीक कह रही है, तुम फौरन कार को कैरावैन से अलग करो। फिर सभी उछलकर वापस प्रयास में लग गए। नतीजा सुखद निकला। सबकी सामूहिक मेहनत से ट्रक को कैरावैन में लाद लिया गया। फिर फटाफट सरिये और राइफल कैरावैन में उछालकर मॉर्गन और ब्लैक भी उसमें चढ़ गए। इस दौरान जिनी भी अपने खून से सने कपड़ों को बदलकर साफ कपड़े पहन चुकी थी। उसने अपने बाल भी संवार लिए थे। ट्रक के कैरावैन में समा जाने के बाद अब उसमें बेहद कम जगह बची थी। चौड़ाई में दोनों ओर 10-10 इंच और लंबाई में पिछली ओर कोई 2 फुट चौड़ी जगह ही बची थी। ब्लैक और मॉर्गन बेहद मुश्किल से अपने लिए बैठने की जगह बना पाए थे। मॉर्गन ने किटसन को निर्देश दिया, ड्राइविंग बेहद होशियारी से करना किटसन। अगर ट्रक जरा भी हिला तो हम दोनों भीतर ही कुचले जाएंगे। किटसन ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की और कैरावैन का दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो ब्यूक कार में ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। जिनी उसके बगल में बैठ गई। किटसन ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए जिनी से पूछा, क्या हुआ था? जिनी ने कांपती आवाज में पूरा वाकया बयान किया। किटसन ने आतंकित स्वर में पूछा, तो तुम्हारा मतलब है कि ट्रक के भीतर अभी भी ड्राइवर की लाश मौजूद है? किटसन आगे बोला, अगर वो मरा नहीं होगा तो वो रेडियो मैसेज भेज सकता है। हम सब पकड़े जा सकते हैं, जिनी ने कहा। वैसे मॉर्गन का कहना है कि वो मर चुका है। कैरावैन के भीतर मॉर्गन दीवार से पीठ सटाए बैठा था। उसे एक ही चिंता खाई जा रही थी कि अब ट्रक का जल्दी से जल्दी खुलना बेहद जरूरी था। ट्रक में मौजूद $10 लाख की रकम को अपने इतना करीब पाकर वो अपने दर्द को भूल गया था। इधर ब्लैक अब नियंत्रित लग रहा था। ट्रक उनके कब्जे में था और इसके लिए कम से कम उसे तो कोई हत्या नहीं करनी पड़ी थी। ब्लैक सोच रहा था कि अब तो मॉर्गन उस पर कभी भरोसा नहीं करने वाला। उसे लगा कि अब उसे खुद मॉर्गन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए
ताकि मॉर्गन उसे उसका हिस्सा देने में गड़बड़ ना कर सके। कोई 2 मील आगे किटसन को जीपो दिखाई दिया तो उसने अपनी गाड़ी रोक ली। चिंतित स्वर में जीपो ने पूछा, आप ट्रक ले आए? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? किटसन ने नीचे उतरकर कैरावैन का दरवाजा खोल लिया। जल्दी बैठो जीपो, उसने जीपो से कहा और फिर मॉर्गन के पास जाकर उससे पूछा, तुम ठीक हो ना मॉर्गन? मॉर्गन का चेहरा पीला पड़ गया था, वो दर्द से परेशान था। मॉर्गन बोला, हाँ मैं ठीक हूं, तुम वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी भीतर आओ जीपो, उसने जीपो से कहा। जीपो तो मानो भौंचक्का था, वो ठिठका सा खड़ा उसे ही घूर रहा था। वो हकलाया, तुम? अंदर आओ बेवकूफ, जल्दी करो, मॉर्गन गुर्राया। अब नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, जीपो ने कहा। अगर ट्रक जरा भी खिसका तो हम सभी इसके भीतर ही कुचले जाएंगे। मॉर्गन ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर उस पे तान दी। ऐसा करने से उसकी छाती पर खून से सनी पट्टी दिखाई देने लगी। जीपो की निगाह फौरन उस पट्टी पर पड़ी और उसकी आंखें बड़ी हो गई। मॉर्गन जीपो से बोला, अंदर बैठो जल्दी। किटसन ने जबरन जीपो को भीतर धकेल दिया और भागकर लीवर नीचे खींचकर कैरावैन का दरवाजा बंद कर दिया। किटसन वापस ब्यूक कार की ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और कैरावैन खींचती ब्यूक कार तेजी से हाईवे की ओर बढ़ चली। दोस्तों, अगर इस कहानी का ये भाग आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें। इसका अगला भाग जल्द ही आएगा। मेरे इस चैनल में इस तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनिएगा। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।